नमस्ते और स्वागत है। आज की बात एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे। हाँ, कौन सा सवाल? सवाल ये है कि क्या चांद आसमान में तभी होता है जब हम उसे देख रहे होते हैं? ये सवाल सुनने में तो बचकाना लगता है, लेकिन असल में ये हमें 20वीं सदी के सबसे बड़े वैज्ञानिक झगड़ों में से एक के बिल्कुल बीच में ले जाता है। बिल्कुल। और उस झगड़े के एक तरफ थे अल्बर्ट आइंस्टाइन और दूसरी तरफ वो शख्स जिनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, नील्स बोर। आज हम नील्स बोर की दुनिया में उतरेंगे। वो इंसान जिसने न सिर्फ हमें बताया कि एटम कैसा दिखता है, बल्कि हमारी हकीकत की पूरी समझ पर ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। हाँ, और हमारे पास जो भी जानकारी है वो उनकी जिंदगी के काफी विस्तृत ब्यौरे से ली गई है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि कोपेनहेगन का एक शांत सा सोचने वाला लड़का कैसे ब्रह्मांड को लेकर हमारी पूरी सोच को ही हिला देता है। देखिए, ये सिर्फ एक वैज्ञानिक की कहानी नहीं है। ये इस बात की कहानी है कि कैसे इंसान ने एक ऐसी दुनिया के नियम खोजे जिसे वो देख भी नहीं सकता था, और फिर उस ज्ञान के जो नतीजे निकले उनसे जिंदगी भर जूझता रहा। ये विज्ञान, दर्शन और इंसानियत की एक जबरदस्त कहानी है। तो कहानी शुरू होती 1885 में कोपेनहेगन, डेनमार्क से। नील्स बोर का जन्म एक कह सकते कि असाधारण परिवार में हुआ था। असाधारण से भी ज्यादा। उनके घर को एकेडमी कहा जाता था। एकेडमी मतलब वहाँ डिनर टेबल पर आम बातें नहीं होती थीं। वहाँ विज्ञान, दर्शन, राजनीति, इन सब पर जोरदार बहसें होती थीं। माहौल ही कुछ ऐसा था। अच्छा। उनके पिता क्रिश्चियन बोर एक बहुत बड़े फिजियोलॉजिस्ट थे, नोबेल पुरस्कार के लिए भी नॉमिनेट हुए थे। और उनकी माँ एलन एडलर एक बहुत अमीर और पढ़े लिखे यहूदी बैंकिंग परिवार से थीं। तो घर में पैसे और दिमाग दोनों की कोई कमी नहीं थी। बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके छोटे भाई थे हैरोल्ड। वो भी एक जीनियस थे जो आगे चलकर डेनमार्क के सबसे महान गणितज्ञों में से एक बने। दो जीनियस भाई एक ही घर में। उनके बीच का रिश्ता कैसा था? कोई कंपटीशन, कोई होड़? होड़ से ज्यादा एक दिलचस्प फर्क था। हैरोल्ड बहुत तेज थे, गणित के सवाल चुटकियों में हल कर देते थे, फुटबॉल के स्टार खिलाड़ी थे। और नील्स उनके बिल्कुल उलट थे। वो धीरे धीरे सोचते थे, बहुत गहराई में जाकर। उन्हें किसी सवाल का जवाब ढूंढने से ज्यादा सवाल की तह तक जाने में मजा आता था। वो शब्दों को तौलते थे, हर विचार को कई एंगल से परखते थे। तो उनकी धीमी रफ्तार ही उनकी ताकत थी। सही कहा। और ये चीज बचपन से ही दिखती थी। एक किस्सा है जब वो सिर्फ 10 साल के थे। हाँ, वो सतह तनाव वाला। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने अपने पिता को एक प्रयोग करते देखा कि कैसे पानी की एक बड़ी बूंद छोटी छोटी बूंदों में बट जाती है। ज्यादातर बच्चे शायद देखकर भूल जाते, लेकिन बोर के दिमाग में ये बात अटक गई कि कौन सी ऐसी अदृश्य शक्ति है जो पानी को एक साथ रखती है और फिर उसे अलग कर देती है। सतह के नीचे क्या चल रहा है? यही सवाल उनकी जिंदगी भर की खोज बन गया। और उस वक्त विज्ञान की दुनिया में भी बहुत कुछ सतह के नीचे चल रहा था। न्यूटन की फिजिक्स जो सदियों से एक ठोस चट्टान की तरह थी, अब डरकने लगी थी। बिल्कुल। 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन खोज लिया था। फिर 1900 में मैक्स प्लैंक का वो क्रांतिकारी विचार कि ऊर्जा छोटे छोटे पैकेट या क्वांटा में होती है। और फिर 1905 में आइंस्टाइन की स्पेशल रिलेटिविटी। तो बोर इन सब तूफानों के बीच बड़े हो रहे थे। हाँ, और वो इन दरारों में ही अपना भविष्य देख रहे थे। तो 1911 में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद बोर इंग्लैंड पहुंचे। उनका पहला पड़ाव था कैम्ब्रिज, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन के साथ काम करने। किसी भी युवा फिजिसिस्ट के लिए ये एक सपने जैसा रहा होगा। पर सपना जल्दी ही टूट गया। हाँ, टूट गया। थॉमसन अपने प्लम पुडिंग मॉडल में ही फंसे हुए थे कि एटम एक पॉजिटिव चार्ज वाला तरबूज है और इलेक्ट्रॉन बीज की तरह बिखरे हैं। और बोर को ये मॉडल बहुत बचकाना लगा। बिल्कुल। वो एक थ्योरिस्ट थे, वो बड़े विचारों की तलाश में थे। उन्हें लैब में पुराने तरीकों से काम करना पसंद नहीं था। और सच कहूं तो थॉमसन को भी बोर का खुलापन कुछ खास पसंद नहीं आया। तो कैम्ब्रिज का अनुभव अच्छा नहीं रहा। उन्हें एक ऐसी जगह की जरूरत थी जहां फिजिक्स के सबसे बड़े सवालों पर काम हो रहा हो, और वो जगह थी मैनचेस्टर, अर्नेस्ट रदरफोर्ड के पास। सही। मैनचेस्टर उस समय फिजिक्स का मक्का था और रदरफोर्ड वाला एक क्रांति ला रहे थे। उन्होंने अपने मशहूर गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट से थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। हाँ, ये वही एक्सपेरिमेंट है जिसमें सोने की एक बहुत पतली परत पर अल्फा पार्टिकल्स की बौछार की गई थी। और नतीजे चौंकाने वाले थे। ज्यादातर पार्टिकल्स तो सीधे निकल गए, लेकिन कुछ
कुछ वापस उछल आए। रदरफोर्ड ने कहा था कि ये ऐसा था जैसे आपने कागज पर तोप का गोला दागा हो और वो वापस आके आपको ही लग जाए। एग्जैक्टली। और इसी से उन्होंने साबित किया कि एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली है और उसका सारा वजन और पॉजिटिव चार्ज एक बहुत ही छोटी घनी जगह पर है, जिसे उन्होंने न्यूक्लियस कहा। हाँ, नाभिक। और इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं, जैसे ग्रह सूरज के चारों ओर घूमते हैं। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी समस्या थी। क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन तो लगातार ऊर्जा खोएगा और 1 सेकंड के छोटे से हिस्से में ही न्यूक्लियस में गिर जाएगा। मतलब एटम को तो ढह जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एटम तो स्थिर होते हैं। क्यों? ये एक बेहतरीन सवाल है और उस वक्त हर कोई यही पूछ रहा था। विज्ञान एक ऐसी जगह अटक गया था जहां थ्योरी और एक्सपेरिमेंट एक दूसरे के खिलाफ जा रहे थे। सब जानते थे कि रदरफोर्ड का मॉडल अस्थिर है, लेकिन किसी के पास इसका जवाब नहीं था। और इसी विरोधाभास को सुलझाने के लिए नील्स बोर की जरूरत थी। बिल्कुल। और यहीं पर उनकी प्रतिभा सामने आई। उन्होंने 2 बिल्कुल अलग-अलग विचारों को लिया और उन्हें जोड़ दिया। रदरफोर्ड के न्यूक्लियर एटम को मैक्स प्लैंक के क्वांटा के विचार से। सही। उन्होंने एक बहुत साहसिक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, क्या हो अगर इलेक्ट्रॉन क्लासिकल फिजिक्स के नियमों को मानते ही ना हो? क्या हो अगर उन्हें सिर्फ कुछ खास तय कक्षाओं या ऊर्जा स्तरों में ही घूमने की इजाजत हो? जैसे सीढ़ियां होती हैं, या तो आप पहले पैदान पर हैं या दूसरे पर, बीच में हवा में नहीं रह सकते। क्या खूब एनालॉजी है। बिल्कुल सही। और फिर आया सबसे क्रांतिकारी विचार, क्वांटम लीप। हाँ, कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी में जाता है तो वो बीच का रास्ता तय नहीं करता। वो बस एक जगह से गायब होता है और दूसरी जगह प्रकट हो जाता है। 1 मिनट, मतलब वो सफर नहीं करता, बस छलांग लगाता है। छलांग लगाता है। और उस समय के वैज्ञानिकों के लिए ये किसी जादू से कम नहीं था। लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि बोर का मॉडल काम कर रहा था। वो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की एकदम सटीक भविष्यवाणी कर रहा था, जो पहले कोई नहीं कर पाया था। 1913 में उनके पेपर्स ने फिजिक्स की दुनिया में तहलका मचा दिया और यहीं से क्वांटम युग की असल शुरुआत हुई। इस जबरदस्त सफलता के बाद बोर डेनमार्क लौट आए और 1921 में उन्होंने कोपेनहेगन में इंस्टीट्यूट फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स की स्थापना की, जो जल्द ही क्वांटम फिजिक्स का ग्लोबल हेडक्वार्टर्स बन गया। वो जगह एक चुंबक की तरह थी। वर्नर हाइजेनबर्ग, वोल्फगैंग पाउली, पॉल डिरैक, 20वीं सदी के सबसे तेज दिमाग वहां खींचे चले आए। वहां के माहौल को कोपेनहेगन की आत्मा कहा जाता था। हाँ, क्योंकि वो सिर्फ काम नहीं करते थे, वो साथ में घूमते थे, फिल्में देखते थे और हर समय हर जगह फिजिक्स पर बहस करते थे। बोर उनके लिए एक पिता की तरह थे। सुना है वहां बहसें बहुत जोरदार होती थी। जोरदार से भी ज्यादा। हाइजेनबर्ग ने बाद में लिखा भी है कि वो अक्सर रोते हुए इंस्टीट्यूट से बाहर निकलते थे क्योंकि बोर उनकी हर दलील को तोड़ मरोड़ कर रख देते थे। लेकिन ये सब सच्चाई की खोज के लिए था। बिल्कुल। और उस वक्त सबसे बड़ी पहेली थी वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, यानी तरंग कण द्वैतता, कि इलेक्ट्रॉन कभी एक कण की तरह व्यवहार करता है और कभी एक लहर की तरह। ये कैसे हो सकता है? ये सोचना भी पागलपन था। क्या कोई चीज एक ही समय में एक ठोस पत्थर भी हो सकती है और पानी की लहर? नहीं। लेकिन क्वांटम दुनिया में इलेक्ट्रॉन ठीक यही करा था। तो इस पहेली का बोर्ड ने क्या जवाब दिया? यहीं पर वो अपने सबसे गहरे दार्शनिक विचार पर पहुंचे, है ना? हाँ, 1927 की प्रसिद्ध सॉल्वे कॉन्फ्रेंस में। वहां आइंस्टाइन से लेकर श्रोडिंगर तक सब मौजूद थे और बोर ने अपना कॉम्प्लीमेंटेरिटी का सिद्धांत पेश किया। कॉम्प्लीमेंटेरिटी, इसका मतलब क्या था? इसका सार ये था कि कण और लहर, ये दोनों गुण विरोधाभासी हैं, लेकिन दोनों ही इलेक्ट्रॉन की पूरी सच्चाई बताने के लिए जरूरी हैं। हम एक ही समय में दोनों को नहीं देख सकते। आप जो देखते हैं वो इस पर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे मापते हैं। एग्जैक्टली। मतलब हकीकत इस बात पर निर्भर करती है कि हम उसे कैसे देखते हैं। हमारे देखने से पहले उसकी कोई एक निश्चित हकीकत नहीं होती। और इसी बात ने आइंस्टाइन को पागल कर दिया। आइंस्टाइन को ये विचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। वो एक ऐसी दुनिया चाहते थे जो पहले से तय हो, जो हमारे देखने या न देखने से न बदले। वो चाहते थे कि चांद आसमान में तब भी हो जब कोई उसे देख ना रहा हो। सही कहा। और बोर कह रहे थे कि क्वांटम दुनिया में जब तक आप देखते नहीं, तब तक इलेक्ट्रॉन का होना सिर्फ एक संभावना है, एक धुंध है।
आपका देखने का काम ही उसे एक जगह पर होने के लिए मजबूर करता है। और यहीं से वो मशहूर कहावतें आईं। आइंस्टाइन का वो कहना कि भगवान पासा नहीं खेलता। और बोर का उतना ही मशहूर जवाब, आइंस्टीन भगवान को ये बताना बंद करो कि उन्हें क्या करना है। ये सिर्फ मजाक नहीं था, ये दो विश्व दृष्टिकोणों की सीधी टक्कर थी। और ये बहस सालों तक चली। हाँ, आइंस्टीन एक के बाद एक थॉट एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन करते थे ताकि वो क्वांटम मैकेनिक्स में कोई कमी निकाल सकें। लेकिन हर बार बोर रात भर जागकर अपने सहयोगियों के साथ बहस करके आइंस्टीन के तर्क में कोई ना कोई ऐसी बारीक कमी ढूंढ निकालते थे जो आइंस्टीन भी नहीं देख पाए थे। अंत में बोर हमेशा सही साबित हुए। हमेशा। क्वांटम दुनिया वाकई अजीब थी और उसे वैसे ही स्वीकार करना था। लेकिन जैसे ही विज्ञान की ये दुनिया सुलझ रही थी, इंसानी दुनिया एक बहुत ही अंधेरे दौर में जा रही थी। 1930 का दशक यूरोप पर नाजीवाद का साया। हाँ, और बोर का इंस्टीट्यूट कई यहूदी वैज्ञानिकों के लिए एक पनाहगाह बन गया था जो हिटलर के जर्मनी से भाग रहे थे। बोर उन्हें बचाने में लगे थे। लेकिन फिर 1938 में जर्मनी में एक ऐसी खोज हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। नाभिकीय विखंडन। हाँ, बर्लिन में यूरेनियम के एटम को तोड़ने में सफलता मिल गई और इसका मतलब था एक एटम बॉम्ब। और ये ज्ञान दुनिया के सबसे खतरनाक लोगों के हाथ में था। 1940 में नाजियों ने डेनमार्क पर कब्जा कर लिया। बोर की मां यहूदी थी, इसलिए वो और उनका परिवार सीधे निशाने पे थे। 3 साल तक वो किसी तरह बचते रहे, लेकिन 1943 में उन्हें खबर मिली कि गेस्टापो ने गिरफ्तार करने वाली है। उन्हें भागना पड़ा। उनकी फरारी की कहानी भी किसी फिल्म की तरह है। बिल्कुल। डेनिश प्रतिरोध ने उन्हें और उनके परिवार को एक छोटी सी मछली पकड़ने वाली नाव में रात के अंधेरे में स्वीडन पहुंचाया। वहां से ब्रिटिश खुफिया एजेंसी उन्हें एक बॉम्बर विमान में इंग्लैंड ले गई। और उस सफर में उनकी जान जाते जाते बची थी। हाँ, विमान को बहुत ऊंचाई पर उड़ना पड़ा और बोर का ऑक्सीजन मास्क ठीक से काम नहीं कर रहा था, जिससे वो बेहोश हो गए। पायलट को जब कोई जवाब नहीं मिला तो वो विमान को नीचे ले आया, जिससे उनकी जान बची। अविश्वसनीय। वहां से वो अमेरिका पहुंचे और मैनहट्टन प्रोजेक्ट में शामिल हो गए। पर जिस विज्ञान को उन्होंने बनाया था, अब उसी से दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार बन रहा था। उनके मन में क्या चल रहा होगा? वो एक गहरे नैतिक संकट में थे। वो जानते थे कि नाजियों को रोकने के लिए बम जरूरी हो सकता है, लेकिन वो इसके भयानक नतीजों को भी देख पा रहे थे। वो समझ गए थे कि ये सिर्फ एक नया हथियार नहीं है, ये मानवता के भविष्य को हमेशा के लिए बदलने वाली चीज है। और उन्होंने इसे रोकने की कोशिश भी की। उन्होंने जोरदार कोशिश की। वो लॉस एलमस में सिर्फ बम पर काम करने नहीं गए थे, वो प्रोजेक्ट के जमीर की तरह थे। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल से मुलाकात की। और क्या प्रस्ताव रखा उन्होंने? एक बहुत साहसिक प्रस्ताव कि युद्ध के बाद हथियारों की होड़ से बचने के लिए परमाणु ज्ञान को सोवियत संघ समेत सभी देशों के साथ साझा कर देना चाहिए। उनका तर्क था कि रहस्य से डर और शक पैदा होगा और खुलेपन से सहयोग की नींव रखी जा सकती है। लेकिन दुनिया के नेताओं ने उनकी बात नहीं मानी। बिल्कुल नहीं। चर्चिल ने तो उन्हें एक भोला भाला वैज्ञानिक माना जो असल दुनिया की राजनीति नहीं समझता। उन्होंने यहां तक शक किया कि बोर सोवियत संघ के लिए जासूसी कर सकते हैं और उन पर नजर रखने का आदेश दे दिया। और फिर अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा दिए गए। बोर की सबसे बड़ी आशंका सच हो गई थी। युद्ध के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी इसी मिशन को समर्पित कर दी कि परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल शांति के लिए हो। हाँ, उन्होंने अपनी बची हुई जिंदगी एक स्टेट्समैन की तरह जी। उन्होंने सर्न की स्थापना में मदद की, जहां देशों की सीमाएं मिट जाती हैं और वैज्ञानिक सिर्फ ज्ञान के लिए काम करते हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के गठन को प्रेरित किया। वो लगातार दुनिया को हथियारों की होड़ के खिलाफ चेतावनी देते रहे। लेकिन दुनिया उनकी चेतावनियों को नजरअंदाज करती रही। 1949 में सोवियत संघ ने अपना बम बना लिया, फिर हाइड्रोजन बम बने। ये उनके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी थी। एक तरफ उनकी वैज्ञानिक विरासत फल फूल रही थी, सेमीकंडक्टर, लेजर, MRI और आज क्वांटम कंप्यूटिंग, हमारी पूरी आधुनिक तकनीक क्वांटम मैकेनिक्स पर आधारित है। और दूसरी तरफ उनकी नैतिक और राजनीतिक चेतावनी अनसुनी कर दी गई। नवंबर 1962 में उनकी मृत्यु से कुछ हफ्ते पहले ही क्यूबन मिसाइल संकट हुआ था। दुनिया पहली बार परमाणु युद्ध के कगार पर आकर बची थी। हाँ, ये उनके सबसे बड़े डर का लगभग सच हो जाना था। उनकी विरासत दोहरी और जटिल है। एक तरफ वो विज्ञान है जिसने ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया बदल दिया,
और दूसरी तरफ वो नैतिक ज़मीर है जिसने उस विज्ञान से बनी दुनिया को बचाने की एक नाकाम लेकिन बहादुर कोशिश की। तो इसका कुल मतलब क्या है? नील्स बोर ने हमें सिर्फ एटम का एक मॉडल नहीं दिया, उन्होंने हमें हकीकत का एक नया दर्शन दिया है। एक ऐसा दर्शन जो निश्चितता की जगह संभावनाओं पर, निरपेक्ष सच की जगह अवलोकन पर आधारित है। और उन्होंने हमें ये भी याद दिलाया कि महान ज्ञान के साथ महान जिम्मेदारी भी आती है। यहाँ एक विचार है जिसके बारे में सोचते रहना चाहिए। बोर का हो जो कॉम्प्लीमेंटैरिटी का सिद्धांत। हाँ, कि दो पूरी तरह से विरोधाभासी विचार जैसे कर्ण और लहर एक ही चीज की सच्चाई के दो अलग-अलग पहलू हो सकते हैं। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो विचारों और सूचनाओं के स्तर पर बहुत ज्यादा बटी हुई है। हर तरफ विरोधाभासी नजरिए हैं। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि क्या हम बोर के इस सिद्धांत को फिजिक्स से बाहर अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं? क्या हम ये स्वीकार कर सकते हैं कि किसी मुद्दे पर दो विरोधी पक्ष दोनों के पास अपनी अपनी सच्चाई का कुछ हिस्सा हो सकता है? क्या हम विरोधाभासों के साथ जीना सीख सकते हैं बिना ये माने कि सिर्फ एक ही पक्ष सही हो सकता है? शायद नील्स बोर का सबसे बड़ा सबक यही है